हम लोग पुरानी वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य आपस में किस तरह कार्य कर रहे हैं, लक्ष्य क्यों होने चाहिए, किस लिए होने चाहिए, लक्ष्य का क्या महत्व है, लक्ष्य क्यों निर्धारित करने चाहिए। तो इस बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो का हम लोग पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, लक्ष्य क्यों निर्धारित होता है, इसे किस लिए निर्धारित करना होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो लक्ष्य हमने पढ़ा था जैसे कि लक्ष्य व्यापक होते हैं, लक्ष्य दार्शनिक होते हैं, लक्ष्य आदर्श निश्चित करते हैं, लक्ष्य कार्य या रास्ता बताते हैं। अगर हम लक्ष्य बनाकर चले या अपने लक्ष्य की ओर भागें तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य के ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ लक्ष्य के प्रति कार्य हो रहा है, तो इसका निर्धारण हमें कैसे करना है। जैसे किसी भी समाज की आवश्यकता और आकांक्षा व मांग लक्ष्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी उस समाज की क्या मांगे हैं। आज जैसे भारत जो है वो विकासशील देश में है, अमेरिका जैसे राष्ट्र है वो विकसित देश में है, और जो अभी भी विकासशील की ओर अग्रसित हो रहे हैं, अभी अविकसित देशों में है, नेपाल और ये बांग्लादेश, तो ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वहां की मांग क्या है, वहां की सीमित आवश्यकताएं क्या है, मानव समाज कैसा है। तो सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अमेरिका अपने अलग लक्ष्य को लेकर चलता है, शायद वो टेक्नोलॉजी लेवल को लेकर लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा हो, भारत अपने लोकतांत्रिक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा हो। तो इस प्रकार लक्ष्यों का अपना अपना अलग अलग भूमिकाएं होती हैं जो आगे प्रगति की ओर ले जाता है। तो समाज के साथ साथ शासन व्यवस्था भी ये संकल्पना लेके चलती है कि जिस जिस अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करना है वो कैसे लोकतांत्रिक शासन या कैसे शिक्षा के आधार पर किया जाए। यानी क्योंकि शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं वो समाजवादी व्यवस्था से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, और लोकतांत्रिक उसमें समाहित होता है। यानी इस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और शासन व्यवस्था के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण कैसे होना चाहिए, उस बारे में अलग अलग पत्रिकाएं हैं। धार्मिक व्यवस्था अपने अलग नीति से समझती है, शिक्षा अपने अलग नीति आयोग बनाकर समझता है, राजनीतिक अपने अलग राजनीतिक आयोग बना के समझता है। परंतु सबका ध्येय बोलते हैं, सबका जो ध्येय है, सबका जो एम है वो एक होता है कि भारत को विकसित करना, विकसित देशों की ओर अग्रसित करना है। तो भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण में बालक एवं शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप मैंने जैसे बोला था पिछले अध्याय में कि जो इस समय जो हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा ज्यादा प्रदान कर रहे हैं, और इसमें साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सबसे अधिक रोल होता है। तो हमने ये बताया था कि बालक की रुचियां और उसकी आवश्यकताएं, उसकी मानसिक योग्यता और उसकी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड और इंटरेस्ट को लेकर के चलते हैं। तो वो सब ध्यान यानी बालक को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा के लक्ष्य तय करने चाहिए। जैसे नागरिक शास्त्र में शिक्षा के लक्ष्य कैसे होने चाहिए ये तय होता है। तो निम्न इसके बिंदु हैं कि जैसे आदर्श नागरिक शिक्षा होना चाहिए, जटिलताओं को समझने की योग्यता का विकास होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, दैनिक भाषण व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होना चाहिए। मतलब बालक को आधार को लेकर चल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से विकास हमें करने हैं, हमें उसको कौन से लक्ष्य प्रदान करने हैं। तो ये लक्ष्य हमारा है कि हम बालक में समस्त बिंदुओं को समाहित करेंगे, ये लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को हमने पाठ्यक्रम में डाला है और पाठ्यक्रम के थ्रू हम इन बच्चों को इस लक्ष्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसे जो लक्ष्य है बच्चा अचीव कर ले। तो इसके लिए ये बिंदु रखे गए हैं। मानसिक व्यक्तियों का विकास करना, राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना, बच्चों में राजनीतिक जागरूकता का विकास करना, उसको पता होना चाहिए कि उसका देश आज किस स्थिति में है और कौन कौन से कारण उसमें रहे हैं और कौन कौन से अचीवमेंट्स उन्होंने लिए हैं। आदर्श नेतृत्व का विकास करना, लीडरशिप बनाने की वो करना। तो ये कुछ बिंदु हैं नागरिक शास्त्र के जो लक्ष्य प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो है लक्ष्य आदर्श नागरिकता की शिक्षा। तो नागरिक शास्त्र का सर्वप्रमुख उद्देश्य मानव को आदर्श मानव बनाना है। आदर्श मानव तैयार करने के लिए उसमें प्रेरणा, करुणा, दया, सौहार्द आदि भावनाओं का बीजारोपण करना बहुत जरूरी है बालक में। बालक को क्रूर नहीं, बालक को प्रेरणा से प्रेरणा की तरफ ले जाना है, प्रेम की तरफ ले जाना है, प्यार से समझा के उसको चीजों को समझाना है, हस्तांतरित करना है। तो नागरिक शास्त्र के उद्देश्य नागरिकों में अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान का विकास कर दूसरे के अधिकारों का आदर करने की भावना विकसित करनी होती है। क्योंकि संविधान में तो दिया गया है कि समस्त नागरिकों में ये संविधान की ये विशेषताएं हैं जिससे समस्त नागरिक पालन करेगा।
समस्त नागरिक को स्वतंत्रता है कहीं पर आने जाने की, बोलने की, अपने विचारों को प्रकट करने की, इधर से उधर हस्तांतरित होने की, एक जिला से दूसरा में स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता उस प्रेम भावना से हो जाए जिस प्रेम भावना का बीजारोपण विद्यार्थी की मन में किया गया था। तो विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, यानी ये नागरिक शास्त्र की देन है कि नागरिक शास्त्र के अंदर क्या उद्देश्य होने चाहिए एक नागरिक शास्त्र के, यानी एक विषय है नागरिक शास्त्र, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान बालकों में दे, विकास करे बालकों में कि अधिकार क्या होते हैं और उसके कर्तव्य क्या होते हैं, उसके समाज के प्रति, उसके परिवार के प्रति और उसके देश के प्रति। तो ये भावना बच्चों के अंदर विकसित करनी होनी चाहिए। तो ये पहला एम है कि बच्चों में आदर्श नागरिकता विकसित करना। दूसरा नागरिक शास्त्र का जो उद्देश्य है यानी जो लक्ष्य है वो है जटिलताओं को समझने की योग्यता का विकास। तो दूसरा जो लक्ष्य उसने लिया है नागरिक शास्त्र ने वो ये है कि आज के भौतिकवादी युग में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के विकास के कारण व्यवस्था में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत रैपिडली हो रहा है। आज गांव जो है वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, शहरों में बदलते चले जा रहे हैं। यानी संपूर्ण भारत जो कि कहाँ कृषि प्रधान देश था, अब वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के इंडस्ट्री यानी औद्योगिक प्रधान देश की तरफ चल रहा है। जैसे अमेरिका लोग औद्योगिक प्रधान देश है, पर भारत उसकी ओर अग्रसित हो रहा है। यानी परिवर्तन तो हो रहा है और ये जटिल परिवर्तन है। ये ऐसे परिवर्तन है जो एक बार हो गए हैं तो उसको बैक लेना बड़ा कठिन होगा और ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस परिवर्तन के साथ कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी जुड़ी हुई है। एडवांटेज डिसएडवांटेज लेकर के परिवर्तन यानी टेक्नोलॉजी चलती है अपने आप में। तो ये कारण शहरीकरण के विकास के कारण व्यवस्था में क्या हो रहा है, जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। और जब व्यवस्था में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है तो इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया है, कंप्लीट हर तरीके से, मेंटली लेवल पर, साइकोलॉजी लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर व्यवस्था को पूरा बदल दिया है। चक्र घूम रहा है विकास की ओर। तो व्यवस्था जैसे जैसे चक्र घूमेगा विकास उस तरह होता चला जाएगा। उनके रहन सहन, उनके खान पीन, उसके बोलचाल, उनका स्टैंडर्ड बदलता चला जाएगा और वो स्टैंडर्ड को कॉपी करते जा रहे हैं। वो विकसित देशों से उस स्टैंडर्ड को कॉपी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और जब ये जटिलताएं सामने आएंगी उसकी योग्यता का कैसे विकास बालकों पर होना चाहिए, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था की पूरी तरह से उसने क्या करा, प्रभावित कर दिया है इस परिवर्तन ने। तो नागरिक शास्त्र नागरिकों में व्यवस्थित संबंधित जटिलता को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। तो उसका एम क्या है कि जो समाज में जटिलताएं बढ़ रही हैं, ये समाज में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन चाहे वो नेचुरल परिवर्तन हो, साइंटिफिक परिवर्तन हो या समाज उपयोगी परिवर्तन हो। तो ये जो क्रांतिकारी इसलिए बोला जा रहा है कि रैपिडली ग्रोथ पर जा रहे हैं, बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। तो ये जो बहुत जल्दी यानी क्रांतिकारी लेवल पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस परिवर्तन को समझने के लिए, क्योंकि ये जटिलता है, कि जटिलताओं को समझने के लिए और उस जटिलताओं में से सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना ही नागरिक शास्त्र का ध्येय है। आगे वो इसके आगे जैसे मानसिक शक्तियों का विकास। तो मानसिक शक्तियों का विकास कैसे होगा? मानसिक यानी मन से जुड़े कार्यों को देखना है। मन से जुड़े कार्य को हम जैसे विचार करना है, स्मरण करना है, कल्पना करना है, अनुमान लगाना, ये मन से यानी मानसिक शक्तियों का काम है। ये मानसिक शक्तियां कैसे विकास कर रही हैं? तो नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य नागरिकों में मानसिक शक्तियों का विकास कराना भी है। तो मानसिक शक्तियां जो कि जैसे मैंने बताया था, स्मरण करना, कल्पना करना, तो ये स्टैंडर्ड लेवल होता है। जब बच्चा 1 to 5 लेवल का होता है वो कल्पना करता रहता है कि ये है, धीरे धीरे बढ़ता है, स्मरण करता है और उससे लेवल बढ़ता है तो वो भौतिक जगत में आ जाता है, उसको वास्तविकता का पता चलता है। तो इस प्रकार उसमें कल्पना शक्ति, अनुमान लगाना शुरू हो जाता है वो, और स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वो समीक्षा करने लगता है। तो ये जो मन की शक्तियां हैं, उस शक्तियों को किस प्रकार हम मार्गांतीकरण करें कि वो उसका विकास बालकों में सुचारू रूप से सही दिशा की ओर हो। क्योंकि कई अनुमान, कई समीक्षाएं गलत और की तरफ भी ले सकता है, क्योंकि मैंने बोला है कि जटिल है समाज, वो गलत तरफ भी जा सकता है। परंतु हमें जो नागरिक शास्त्र का जो ध्येय है, एम है, वो ये है कि बालकों में जो मानसिक शक्तियां विकसित हो रखी हैं या विकसित होने वाली हैं, जिसे शिक्षक के जरिए ही उसका मार्गांतीकरण और क्रियान्वयन कराया जाता है, सर्वांगीण विकास उसका शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो उनकी मानसिक शक्तियों को कैसे काबू पा करके उसको सही तरीके से उसका विकास करना है। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल खोजते खोजते नागरिकों में इस प्रकार की मानसिक शक्तियों का स्वतः ही विकास हो जाता है। जो बड़े लेवल पर रिसर्च करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है,
उनको समझाया जाता है, उनके नए-नए अनुमान, उनके नए-नए जो सैंपल्स आते हैं उससे जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट सामने आता है कि ये कार्य करना है। तो ये मानसिक नागरिक शास्त्र इस पर भी इस ध्येय को साथ लेके चलता है। अब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी एक तरह का, हालांकि ये नागरिक शास्त्र आर्ट यानी आर्ट का विषय है या हम माने कला से संबंधित है, परंतु ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी लेके चलता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो आपस में कोरिलेटेड है, वो कोरिलेट होके चलते हैं, वो अलग अलग नहीं है कि नागरिक शास्त्र अलग ग्लोब में घूम रहा है और अर्थशास्त्र या जीव विज्ञान प्लूटो में घूम रहा है। हाँ, सबके सब अर्थ में ही है और आपस में कोरिलेट करके चलते हैं। तो किस प्रकार न वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नागरिक शास्त्र का एम पूर्ण होता है, तो किसी भी विश्व का क्रमबद्ध तक वो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरना है, यानी किसी भी विषय को उसकी क्रमबद्धता लेनी होती है और उसकी कसौटी पर उसको बिल्कुल खरा उतरना होता है। यानी अगर मैं बोलूं C+O2 मिला करके वाटर बनता है, तो वो पूरा H+O2 मिला के वाटर बनता है, तो हमें उसको पूरा का पूरा सीखना है, यानी खरा उतरना है। अगर मैंने H और O2, H का 1 और O2 का 2 लिया है, दोनों को मिलाकर अगर वाटर बनना है तो वो खरा उतरना होता है। तो इसके आधार पर बच्चों को प्राप्त ज्ञान से छात्रों में अंधविश्वास, वो रूढ़ियों को दूर करना होता है। वो अंधविश्वास पर नहीं चल सकता कि अंधविश्वास से उसने मेजरमेंट ले लिया, अच्छा इतना मिला लो तो हो जाएगा, ये कर लो तो आपकी बीमारी सही हो जाएगी, नहीं। उसके लिए तो आपको प्रॉपर वे से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही इलाज संभव रखना है। तो ये रूढ़िवादिता, अंधविश्वासवादिता, ये सब दूर करके बालकों में वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होता है। यानी वैज्ञानिक आधार पर उसे निर्णय लेना होता है कि कैसे, क्यों और क्या कारण रहा है, क्या उसका परिणाम हो सकता है। यानी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 4 एस्पेक्ट हैं। इन चारों एस्पेक्ट को लेके उसको चलना है और उसको ये खुद निष्कर्ष निकालना है कि इन चारों एस्पेक्ट के बाद क्या निष्कर्ष निकल सकता है और वो निष्कर्ष कितना सटीक बैठता है उसके आने वाले यानी भविष्य में होने वाले घटनाओं पर, यानी वो उसको लेके चलता है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा वर्तमान की घटनाओं को लेकर के चलता है, पर बालक जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखना या समझना शुरू कर देता है, तो उसके आगे जो समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। इसके आगे हम लिखते हैं राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय है, देश है। अब देश की चरित्र यानी देश की भावना उसके में कैसे विकसित हो, वो किस प्रकार देश के लिए सोचे। आजकल अगर कोई देश विदेश में जैसे भारत पाकिस्तान ले तो एक दूसरे को मार काटने को शुरू हो जाते हैं, उसको उसका देश पसंद है, उसको उसका देश पसंद है। देश के प्रति उस लेवल पर जब हम राष्ट्रीय लेवल पर सोचते हैं तो हम पर देश के प्रति भावनाएं विकसित हो जाती हैं अपना आप। हमें किसी को हमें ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि आप देशभक्त बनो और ये बनो, ये स्वतः ही डेवलप होती है, स्वतः ही इसका विकास होता है। जैसे जैसे हम बालक बड़ा होता चला जाता है, वो उसका लगाव पहले अपने परिवार से होता है, धीरे धीरे वो अपने पड़ोसियों से, अपने सहपाठियों से, फिर धीरे धीरे उसका परिवार होता है, धीरे धीरे वो जिस देश में काम करता है उस देश को समझता है, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, उसकी शासन व्यवस्था को समझता है और उससे अटैचमेंट हो जाता है। फिर वो सोचता है देश लेवल पर, तो वो देश लेवल है वो बहुत बड़ा है, उसको सोचना चाहिए। तो नागरिक शास्त्र ये भी नागरिक शास्त्र का